नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज की बहस शुरू करने से पहले आज आपको आज की बहस का मकसद बताना चाहता हूं। पहले आप एक बार इस क्रोमा नेम को आप एक बार देख लीजिए कि हमने आज लिखा क्या है। हमने लिखा है किसान आंदोलन का लिटमस टेस्ट बंगाल चुनाव। आज की बहस में हमने मुद्दा किसान आंदोलन का लिटमस टेस्ट इसलिए चुना और इसका केंद्र है बंगाल चुनाव, जहां ममता बनर्जी और जेपी नड्डा पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और इस चुनाव का असर यूपी के पंचायत और फिर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। कितना होगा यह समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले बंगाल चुनाव में किसान आंदोलन का क्या काम है इसका गणित समझ लीजिए। बंगाल में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव है और चुनाव से सिर्फ 14 दिन पहले यानी 13 मार्च को राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल के किसानों को बीजेपी की कथित किसान विरोधी नीतियों के बारे में बताएंगे। साफ है, बंगाल में चुनाव में दौरा करके राकेश टिकैत यह बताना चाहते हैं कि वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और कितना नुकसान पहुंचाएंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ये इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में किसान संगठनों ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। तो दूसरी तरफ 100 दिन पहले किसानों का जो गैर राजनीतिक नाम से शुरू हुआ आंदोलन था वो अब पूरी तरह से राजनीति के रंग में ढलता जा रहा है। किसान बीजेपी को घेरने के लिए हर तरह की कूटनीति अपना रही है और ऐसे में बंगाल चुनाव में अगर राकेश टिकैत की रैली असर डालती है तो जाहिर है बंगाल चुनाव किसान आंदोलन का लिटमस टेस्ट बनकर सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर और चुनाव में असर डालकर क्या किसानों का आंदोलन कामयाबी के रास्ते की तरफ बढ़ेगा? इसी सवाल के साथ तमाम और भी सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए आज हम अगले 1 घंटे की बहस करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे। आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी और कहां वो किसान आंदोलन आज पहुंच चुका है। तो किसान आंदोलन के लिटमस टेस्ट के रूप में क्या बंगाल चुनाव को देखा जाए? क्या उसके परिणामों को बाद में जोड़ के देखा जा सकता है कि अगर यहां पर किसी भी तरह से फर्क आता है तो फिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का क्या? आपको बता देते हैं कि राकेश टिकैत के बंगाल दौरे के मायने क्या हैं। कृषि कानून के खिलाफ राकेश टिकैत महापंचायत करेंगे, वहां पर किसानों को साधने की कोशिश करेंगे और बंगाल के चुनाव में राकेश टिकैत के दौरे का असर होगा या नहीं होगा, यह एक क्वेश्चन मार्क है। नतीजों से पता लगेगा कि आंदोलन का चुनाव में कितना दखल होने वाला है, कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ये नतीजे ही बताएंगे। पश्चिम बंगाल में असर को देखकर यूपी की रणनीति भी तैयार हो सकती है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में कुछ सकारात्मक किसान आंदोलन की तरफ जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी उसी रणनीति को, उसी उपकरण को आजमाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे, उससे क्या कुछ बदलने वाला है, इस पर आज हम बहस करेंगे और साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल से आगे की जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव है और महापंचायतों का जमघट लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो महापंचायत, किसान आंदोलन और राकेश टिकैत की इस तरह की राजनीतिक यात्रा क्या ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगी या उन राज्यों में राजनीति को प्रभावित करेगी जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं? तो क्या यह माना जाए कि जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू हुआ अब उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं राजनीति पर भी हो रहा है? राजनीति में अपने दखल के रूप में लगातार किसान नेता अपने आप को महसूस करा रहे हैं। इसीलिए आज हमने इस पूरे के पूरे विषय को चुना है, क्योंकि किसान आंदोलन की जहां से शुरुआत हुई थी वो एमएसपी की मांग को लेकर हुई थी। इस मांग के साथ हुई थी कि जो कृषि बिल है वो किसान हितैषी नहीं है, अगर किसी तरह की इसमें अवरोध आएगा तो हम न्यायालय जाना चाहते हैं, आखिर हम एसडीएम के पास ही क्यों जाएं। इन तमाम मूलभूत मांगों के साथ कृषि बिल का विरोध शुरू हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से महापंचायतों ने पहले बीच में दखल दिया, अपने पूरे के पूरे आंदोलन के केंद्र को धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ हस्तांतरित किया, उसको पूरी तरह से बदल दिया और अब पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करना, राकेश टिकैत का पश्चिम बंगाल में लगातार रुचि लेना, इनका धीरे धीरे जो मिजाज है वो पश्चिम बंगाल की तरफ बदलना, यह भी एक संकेत माना जा सकता है कि क्या किसान शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। बंगाल में किसानों के शक्ति प्रदर्शन के क्या बड़े असर पड़ने वाले हैं। 12 मार्च को भी कुछ किसान नेता पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं, इसलिए प्राइम न्यूज आज इस बात को यहां पर विश्लेषित करने वाला है। राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और क्या इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए? 13 मार्च को राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे, तो क्या यह माना जाए कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो उन राज्यों में जाकर विरोध प्रदर्शन के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा, ताकि सरकार यह समझ पाए कि बात सिर्फ कृषि बिल की नहीं है, बात विरोध की भी है और सत्ता विरोध की है।
और अगर पश्चिम बंगाल में इनके जाने से कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ प्रतिशत ही सही, अगर यह परिवर्तन देखने को मिलता है तो फिर आगे की राह उत्तर प्रदेश की होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, उसको भी लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव का रास्ता थोड़ा सा दूर है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं कहा जा सकता है। तो पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव, इन सब को अगर जोड़कर देखेंगे तो राकेश टिकैत की यह यात्रा आपको भी अहम नजर आने वाली होगी। आपको भी समझ में आएगा कि राकेश टिकैत का पश्चिम बंगाल पहुंचना कितना अहम हो सकता है अगर इन सारे समीकरणों को आप एक साथ जोड़ देते हैं। तो 1 घंटे की अगली बहस में हम तमाम मेहमानों से यह जानने की, समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी का इसमें क्या दखल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार महापंचायतों में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी रुचि हो रही है कि महापंचायतों में पहुंचकर अपने पक्ष को रखा जाए। जिस तरह से वो सरकार पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, बात सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की नहीं कर रहे, वो बात अब गन्ने की भी कर रहे हैं, वो बात अब मक्के की भी कर रहे हैं कि मक्के जैसी फसल पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी भी किसान आंदोलन की आड़ में अब धीरे धीरे किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश कर रही है? और इसी पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, जिनसे हम आपको यहां पर रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता होंगे, हमारे साथ सपा के भी प्रवक्ता होंगे और टीएमसी के भी हमारे साथ मेहमान होंगे। उनसे हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर इस राजनीतिक यात्रा के या किसान आंदोलन के लिए, किसानों का जो आह्वान करने के लिए राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल जाने वाले, उसके मायने क्या है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ कीर्तिनिधि पांडे हैं, प्रवक्ता सपा हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। संजय चक्रवर्ती हैं, प्रवक्ता टीएमसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिगंबर सिंह हैं, किसान नेता बीकेयू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरीशचंद हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले कीर्तिनिधि पांडे जी, हम आपके पास आते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज फिर से हमला बोला है। आपको क्या लगता है, अगर हम इन तीनों की तीनों तस्वीरों को एक साथ जोड़ देते हैं कि किसान आंदोलन, बीच में महापंचायतों का दखल और अब पश्चिम बंगाल की तरफ धीरे धीरे किसान आंदोलन का या किसानों का विरोध प्रदर्शन की आंच को पहुंचना, इन सब को अगर देखते हैं, आपको क्या लगता है राजनीति क्या रुख बदलने वाली है? देखिए आलोक जी, एक बात स्पष्ट है कि किसान पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया लगातार आंदोलन कर रहा है और सरकार और किसानों के बीच में वार्ता नहीं हो पाई। इस दौरान 100 से 150 किसानों की जानें चली गई और लगातार ये प्रयास हुआ कि किसान और सरकार के बीच में वार्ता हो जाए, कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन कोई रास्ता निकल नहीं पाया। और एक बात जानिए, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार किसी की भी ताकत का एहसास तब करेगी जब वो उनको चुनाव में शिकस्त दिलाएगा। और ये सिर्फ बंगाल और उत्तर प्रदेश नहीं, इसको थोड़ा और पीछे कुछ दिन की बात है। पंजाब के अंदर पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव पंजाब में हुआ और किसानों ने अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिखाया और एक तरीके से पूरा का पूरा पंजाब भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई जिला पंचायत के चुनाव में। तो असर तो दिखेगा और जिस दिन केंद्र की सरकार को इस बात का एहसास हो जाएगा कि इस देश का किसान कमर कस के अब हमारे खिलाफ तैयार है, तो एमएसपी भी देना पड़ेगा, तीनों काले कृषि बिल जो लाए हैं केंद्र की सरकार उसको वापस लेना पड़ेगा और किसानों के साथ सभी मांगों पर पराली जलाने के जो संबंधी मुकदमे हैं, मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे, वो कानून वापस लेना पड़ेगा और सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो सरकार हठधर्मिता में है, केंद्र की मोदी सरकार और हठधर्मिता में है। अभी तो मोदी साहब केवल एक बार कहे कि हम तो एक फोन कॉल पे दूर हैं, तो किसान कौन सा बहुत दूर है? किसान भी दिल्ली में है और आप भी दिल्ली में है और आप दोनों लोगों की वार्ता नहीं हो पा रही है। ये तो कहा जा सकता है कि 3 महीने के अंदर अगर मोदी साहब किसानों के प्रति गंभीर होते, अगर किसानों की समस्याओं के प्रति सचेत होते, तो जो बात कृषि मंत्री से नहीं बन पाई, जो बात पीयूष गोयल जी से नहीं बन पाई, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अन्य मंत्रियों से नहीं बन पाई, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने बड़े पूंजीपति व्यापारी हैं, उनकी मदद के आगे किसानों को छोड़ दिए। और मैं राकेश टिकैत ही नहीं, देश के सभी किसान संगठनों से अपील करता हूँ कि सबको एक साथ तैयार रहना चाहिए। जब तक लोकतंत्र में शिकस्त नहीं देंगे, लोकतंत्र में एक ही तरीका अपनी बात मनवाने का, या तो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन हो
जो किसान कर रहा है। अब अवसर मिले तो हर प्रदेशों से भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़े, और जब भारतीय जनता पार्टी पंजाब की तरह से बंगाल और बंगाल के बाद यूपी हारेगी, तब निश्चित रूप से जान लीजिए मोदी साहब को विचार करना पड़ेगा और किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, दिगंबर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिगंबर जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरह की मांगों को लेकर किसान आंदोलन सर्दियों के मौसम में शुरू हुआ था। उसके बाद अब गर्मी आ गई है, लेकिन आंदोलन अभी भी वैसा का वैसा जारी है। लेकिन महापंचायतों के दखल के बाद से जो संख्या गाजीपुर में पहले हुआ करती थी वो आज किसानों की नहीं है। पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत की इतनी ज्यादा रुचि होना यह किस तरफ संकेत करता है कि क्या अब किसान संगठन धीरे धीरे शक्ति प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हम विरोध भी करेंगे और हम शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे ताकि सरकार को कुछ ना कुछ समझ में आए? मंशा क्या है? देखिए, हमारी मंशा साफ है, पहले ही दिन से हमारी मंशा साफ है। हम किसान की समस्याओं का समाधान कराने के लिए दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। हमारा कोई उद्देश्य राजनीति करने का नहीं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें डरती हैं वो वोट की ताकत से डरती हैं। ये सरकारें आज वो सरकारें नहीं रही कि जो अहिंसात्मक शांतिपूर्वक प्रदर्शन को बड़े धैर्य के साथ सुनती हो। जो सरकार ने हठधर्मिता जिस तरह से दिखाई है, आज 100 दिन आंदोलन को हो गए, 100 दिन बाद तक सरकार किसी समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाई। तो बंगाल में कोई स्टे तो राकेश टिकैत जी पे है नहीं कि बंगाल में राकेश टिकैत नहीं जा सकते। हम तो सरकार के द्वारा जो घोषणाएं किसानों के प्रति की गई थी, उन्होंने कहा 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, तो हम तो बताने के लिए बंगाल जा रहे हैं और हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि इस सरकार ने क्या वायदे किए थे और 7 साल सरकार चलाने के बाद क्या किसान के लिए किया है। हम किसी के लिए वोट की अपील करने नहीं जा रहे। हम तो केवल जो सरकार वर्तमान में है उसने हमारे वोट के साथ हमारे साथ किस तरह से किसी के लिए वोट की अपील करने नहीं जा रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप विरोध करने तो जा रहे हैं ना फिर सरकार का? नहीं, तो हमारे वोट से ही तो सरकार बनी है ना। हाँ। हमारे वोट को धोखा देके और उस पश्चिम बंगाल में आप जा रहे हैं, आप उस पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं जहां के किसानों ने उतना खुलकर समर्थन अभी तक किसान आंदोलन को नहीं दिया है, ना ही उनकी उतनी ज्यादा यहाँ पर सहभागिता है। भाई, उनको तभी तो जगाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, तो हम बताने के लिए हम लोग जा रहे हैं। भाई, हमारे साथ धोखा हुआ तो क्या ये भी अधिकार किसान को नहीं है कि वो अपने साथ धोखे को कह सके कि भाई हमारा इन बातों पे आपने वोट लिया, आप देश की सत्ता पे बैठे हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के अंदर आपकी सरकार है। एक ये जो है मेरा प्रश्न और है फिर आपसे, एक यहाँ पर मेरा प्रश्न और है कि जब आप पश्चिम बंगाल जाएंगे तो आप वहां पर सिर्फ केंद्र सरकार कर जाकर विरोध करेंगे कि वहां की राज्य सरकार का भी आप विरोध करेंगे? क्योंकि राज्य सरकार भी वहां पर काफी सालों से शासन कर रही है ना। हम राज्य सरकार का भी विरोध करेंगे, हम केंद्र सरकार का भी विरोध करेंगे। हम पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार है तो पंजाब में भी जो कांग्रेस की नीतियां किसान के खिलाफ है, हमने उनका भी विरोध किया है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां जमीनें छीनी जाती, हमने तब भी विरोध किया है। हमने हर जगह विरोध किया है। हम किसानों की आवाज को मुखर होके उठाते रहते हैं और किसानों की लड़ाई लड़ने वाला ही ये संगठन है। हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमको इस देश के अंदर चुनाव नहीं लड़ना। किसान यूनियन के लोग किसान यूनियन कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहा। राकेश टिकैत जी को चुनाव नहीं लड़ना है, जिसके लिए वो जा रहे हो। ठीक है, विरोध करना है, देश के किसान को जगाने के लिए बंगाल जा रहे हैं। ठीक है, संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से पहले राजनीतिक समीकरण बने हुए थे पश्चिम बंगाल में कि कहा जा रहा था कि ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन अब राकेश टिकैत जब पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे तो एक नई बहस वहां पर जन्म लेने वाली है कि किसान विरोधी राज्य सरकार है कि केंद्र सरकार है, इसके हिसाब से भी अब वहां पर बातचीत होगी। आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या किसान आपके साथ हैं या वो केंद्र सरकार के साथ जाने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अच्छी तरह से पता है कि इस देश की जनता जो है वो 80% किसानों की होती है। ठीक है, और ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने बनाया है, राज्य सरकार से इससे कोई मतलब नहीं है। ममता दीदी ने इसका विरोध किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी तरीके से हमारे खिलाफ किसान जा ही नहीं सकते। वो जितना विरोध करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के लिए विरोध करेंगे। किसान को बिल्कुल हक बनता है कि उनको जो 100 दिन से वो किसान पूरे उत्तर दिल्ली के बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं, उनको हक बनता है कि आज वो पूरे देश भर में घूम घूम के केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जा करके इन समस्याओं के बारे में लोगों को बताएं, जगाएं। जिसको नहीं पता है उनको भी इस बात को पता चले। और मैं आपसे ये बता देता हूं, और ये 5 जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये हिटलर
गुमराही वाली सरकार चल रही है, इनको जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें राकेश टिकैत जी बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये किसान जो आंदोलन है ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से चल रहा है। केंद्र सरकार किसी की नहीं सुन रही है, किसी भी शख्स की नहीं सुन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को लाद रही है, ताकि जो है आप उन चीजों को मजबूर हो जाएंगे सुनने के लिए। आप कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, किसी तरीके से आप किसी बहस नहीं कर सकते। तो एक तरीके से टोटल हिटलर सही चल रही है। नहीं, ठीक है, सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मान लीजिए राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल आते हैं और वो आकर वहां पर किसानों की हालत देखते हैं और उनको ये लगे कि नहीं, किसानों की हालत के पीछे राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, और वो अगर वो राज्य सरकार को भी आके कोसने लगे, तब आप फिर क्या करेंगे? जी, राज्य सरकार कहीं से भी जिम्मेदार कहीं है ही नहीं। ममता दीदी ने तो हमेशा समर्थन किया इस काले कानून को विरोध करने के लिए, ममता जी ने हमेशा समर्थन किया है। तो इसीलिए किसी भी तरीके से जो है हमारे यहाँ पे किसान कभी नहीं कहेगी कि हम राज्य सरकार के विरोध में हैं। 2020 क्योंकि मैक्सिमम हमारी जो सीटें हैं, जो 211 सीटें हमारी आई हुई है, तो उसमें किसान बहुल्य से भी आई हुई है। और ममता दीदी ने दिखा दिया है कि 2014 में भी हम इलेक्शन जीत करके हैं, 2016 में भी हम इलेक्शन जीत करके हैं, 2019 में भी हम इलेक्शन जीत के हैं, और 2021 का भी हम इलेक्शन जीत कर रहेंगे। बिल्कुल, और किसानों का पूरा सपोर्ट हमारे साथ में। नहीं, ठीक है, ये आपको लगता है कि उनका सपोर्ट आपके साथ है, सारी बातें सही है। 2020 में कानून आया है, उसके पहले भी तो किसानों की परिस्थितियों की बात होगी ना, लेकिन राज्य के अंदर क्या इससे पहले जब यह कानून बनाया गया था, उसके पहले किसान बिल्कुल खुशहाल था पश्चिम बंगाल का? देखिए, किसान को वहां पे पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से कहीं कोई समस्या नहीं है, थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब ये कानून लागू हुआ, जिस समय से ये कानून लागू हुआ, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये केंद्र सरकार की कानून है, तो ये केंद्र सरकार के कानून की वजह से जो दिक्कतें सामने आ रही है, तो केंद्र सरकार को सुनना चाहिए इस चीज का। इसका जी हाँ, इसको अगर वो केंद्र सरकार इस कानून को नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, तो ये स्थिति आगे चलकर काफी विस्फोटक होने वाली है। और ये 5 राज्य के चुनाव इस बात का पूरा फैसला कर देगी कि किस तरीके से ये दिशा के आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आने वाला है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव में भी जो है आप इसका पूरा रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, संजीव कौशिक हमारे साथ है। संजीव जी, आपने तीनों पक्ष आपने सुन लिए, किसानों का भी, सपा का भी और तृणमूल कांग्रेस का भी। आपने देखा कि सभी को लग रहा है कि हो सकता है हमारे फेवर में ये किसान आंदोलन चला जाएगा। जानता कोई नहीं है कि विरोध किसका होने वाला है, क्योंकि पुराना हिसाब भी पूछा जाएगा और आने वाला जो भविष्य है उसका हिसाब भी पूछा जाएगा। आपको क्या लगता है, जब राकेश टिकैत की एंट्री होगी पश्चिम बंगाल में, उससे वहां पर इस समय जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें कितना बड़ा अंतर आएगा? देखिए, एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी आंदोलन बगैर राजनीतिक सोच के नहीं होती है, और कोई भी राजनीति बगैर आंदोलन से आगे नहीं बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित तौर पे इस आंदोलन से भी राजनीति के स्वर निकलेंगे और लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से इसमें राजनीतिक लाभ भी लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि किसानों के समक्ष ऐसी स्थिति आन क्यों पड़ी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने यह कानून कोरोना काल में एक अध्यादेश के तौर पर लाया, पारित होने के समय या कानून में परिणत होने के समय उस प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के बावजूद ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया गया, और बाद में उन किसानों को देश के प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया। वही किसान बाद में सड़कों पे आ गए। जब वो सड़क पे चले, किसानों के मन की दुविधा की बात मैं बता रहा हूं कि क्यों वो शक की निगाहों से सरकार के इस चाल को देख रहे हैं, उसके पीछे की बात मैं बता रहा हूं आपको। वो जब दिल्ली की तरफ कूच करने की बात की कि हम सरकार से अपनी बात रखेंगे, पहले हुआ कि हम आपको हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, हरियाणा में घुस गए तो दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। वो जहां जहां बॉर्डर पे जगह मिला वहीं पे वो बैठ गए। सच ये है कि उनका ऐसा कुछ नहीं है कि वो मक्का मदीना या धर्मस्थल था, वो वहां बैठना नहीं चाहते थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, मजबूरी में वो बैठ गए। उसके बाद तमाम तरह की जो 12 दौर की जो वार्ता हुई, उस वार्ता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के नेताओं को बुला के वार्ता तो की वो, लेकिन एक तरफ जब किसान बाहर जाते थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मांगों को नहीं माना गया, और दूसरी तरफ सरकार के जो प्रवक्ता थे, पार्टी के जो प्रवक्ता थे, वो लगातार उन किसानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे और कहते रहे कि नहीं, ये बिचौलिए हैं, ये कांग्रेसी हैं, वामपंथी हैं, दलाल हैं। इस तरह के भाषाओं से उनको नवाजते रहे, इस तरह के संज्ञाओं से। जाहिर सी बात है कि वो किसान, उनके दिमाग में, जहन में ये बात बैठ गई कि ये जो हमसे बात कर रहे हैं वो खुले मन से बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि वो जब गए, उनके दिमाग में पहले एक ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों ने पहले कहा कि एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, सिर्फ यही डिमांड था। ये तीनों कानून को निरस्त या वापस करने की बात नहीं थी। लेकिन सरकार से जब ये कहा गया तो उस कानून के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून गंगा जल के जैसे पवित्र है, और उस पवित्र कानून में जब देश के ही
सरकार के द्वारा 10 से ज्यादा संशोधन करने को तैयारी कर दी जाती है और हामी भर दी जाती है, तब किसानों के मन में शंका और गहरा जाती है कि ऐसी कौन सी बात है कि ये 10 संशोधन करने को तैयार है। जाहिर सी बात है, लूप होल था कहीं ना कहीं, और सारे लूप होल्स होंगे जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये शक सुबह को आगे बढ़ाने की बात हुई और इसी पर किसानों ने तय किया कि नहीं, ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। अब सीधी सी बात है, यदि किसान कह रहे हैं कि नहीं ये तीनों कानून हमें सूट नहीं कर रहा है, कोई एक आदमी बीमार है तो डॉक्टर पूछता तो है उससे कि आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, उसके बाद उसकी दवा दी जाती है। किसान ये कह रहे हैं कि हमें कहाँ दर्द है, हमारी परेशानी क्या है, हमसे पूछी ही नहीं गई और लगातार डायरेक्ट हमें कोरामीन का इंजेक्शन देकर दौड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमें रिएक्शन कर रहा है। हमसे पूछ लेते, हमें बैठा लेते वो कानून बनाने के समय, और सरकार पे वो यही आरोप लगाया कि आपने मनमानी ये कानून थोपने का प्रयास किया। और उसमें भी सबसे बड़ी संशय की बात मैं कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री ने सदन में यह कह दिया कि ये कानून जरूरी नहीं है और ये आपके ऊपर जबरदस्ती थोपने की बात नहीं है, ये वैकल्पिक है। पहली बार लोगों ने सुना कि कोई कानून भी वैकल्पिक हो सकता है। यदि कानून है तो कानून है, लागू होना चाहिए, नहीं कानून है तो नहीं लागू होना चाहिए, वैकल्पिक कानून बता दिया। उन्होंने उसके अंदर के प्रावधानों की बात की थी, वो संबोधन मुझे याद है। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप सरकारी मंडी में बेचना चाहते हैं, आप अपने खाद्यान्न को वहां बेचिए, अगर आप प्राइवेट को बेचना चाहते हैं तो आप वहां पर बेचिए। ये तो विकल्प उसमें है ना कानून में। लेकिन देखिए, ये कानून क्यों आया, क्यों नहीं आया, इससे आगे हटकर अभी बात हो रही है। बहस ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत की एंट्री से बड़ा परिवर्तन होगा या नहीं होगा। बड़ा परिवर्तन हो या नहीं हो, लेकिन राजनीतिक इसके असर होंगे निश्चित तौर पे, और मायने भी हैं, इसके गहरे मायने हैं। हमने देखा है कि किसानों के इस तरह के गुस्से का परिणाम अभी हाल फिलहाल में, जिसकी चर्चा आपने भी की, पंजाब में हमने देखा, एक और पैनलिस्ट हमारी चर्चा कर रहे थे, पंजाब में हमने देखा, हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, अगले साल फिर वहाँ विधानसभा की चुनाव होगी। निश्चित तौर पे, और खास करके यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर दें तो किसानों में जिस तरह से खलबली है, उस खलबली को देखते हुए केंद्र सरकार के पेशानी पे भी बल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी का नतीजा है कि वो संगीत बालियान हो या अन्य ऐसे नेताओं जिनका अपना एक पकड़ है, जिसके बारे में बताया जाता है, उन्हें भेज करके और किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन किसान ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जो भी उनके पक्ष में या जो भी लोग जा रहे हैं, उनसे यही बात कही जा रही है कि आपकी यदि बात चलती है, सुनती है, तो आप सरकार से ये विनम्र गुजारिश है कि ये कानून को वापस लें, कानून बनाएं, आप हमें साथ में बैठाएं, हम बताएंगे कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा, और जो कानून में लुप्त उन्हें दिखाई दे रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन यदि सरकार अपनी जिद पे अड़ी रही, आप ध्यान में रखेंगे कि कल 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। भारत के इतिहास की बात छोड़ दीजिए, विश्व के इतिहास में ऐसा कोई आपको आंदोलन नहीं दिखेगा किसानों का जो 100 दिन से ज्यादा चला हो। ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और सरकार के कान पे जब जू तक इस कानून को लेकर के जो वापसी की बात है, जून तक नहीं रखने की बात है, सरकार कह तो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक टेलीफोन कॉल की दूरी पे है। वो कौन टेलीफोन कॉल है, कहां पे आपसे वार्ता करने की बात कर रहे हैं? 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुके हैं आखिरी वार्ता को। कब किसानों को बुलाया गया और किसानों ने कहा कि हम नहीं आने को तैयार हैं? जब जब बुलाया गया, किसान गए हैं अपनी बात रखने, भले वो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की या उस पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन ऐसा किसानों की तरफ से कभी नहीं हुआ कि उनको बुलाया गया और वो नहीं गए हैं। आज भी किसान राह जोड़ रहे हैं कि कहीं कोई एक डेट दिया जाए, एक जगह बताई जाए जहां हम जाके वार्ता करने को तैयार है। किसान अभी भी खुले मन से कह रहे हैं। ठीक है दिगंबर जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके किसान आंदोलन का इतना खूबसूरती से तमाम विपक्षी पार्टियां या कोई भी पार्टी हो उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर ले जाए और आप इस चीज को समझ ही ना पाए? देखिए, हमारा कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम तो जनता है, इस देश की वोटर है हम। हमारा तो 70 सालों से प्रयोग ही होता आया है। भाई, किसान अन्नदाता ही तो वोट देके सरकार बनाता आया। क्या आज की सरकार की नीतियां ही दोषी नहीं है? पुरानी सरकारें भी इसके लिए दोषी है जो किसान के आज के हालात है। तो ये तो भाई हम तो ठगे जाते ही है, ठगे रहे। आज भी अगर कोई स्थिति है, भाई चुनाव है, लोकतंत्र है, चुनाव तो राजनीतिक पार्टियां ही लड़ेंगी। हम तो चुनाव लड़ने वाले नहीं है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव ले लेगी, राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आएंगी। हमें क्या मतलब किसको लाभ होगा और किसको नुकसान होगा? हम तो जो भावनाओं के साथ हमारे खिलवाड़ की गई है, उस भावनाओं को लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। इस देश की जनता को वो चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या वायदे करके। भाई, अगर पिछली सरकारों ने अच्छे काम किए होते तो ये सरकार क्यों आई होती? ये सरकार तभी तो आई। ठीक है, हरीशचंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरीश जी, जिस तरह से अब राजनीतिक परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, किसान आंदोलन शुरू हुआ था एमएसपी की मांग को लेकर, अब वो आंदोलन की आंच धीरे धीरे पहुंचती जा रही है पश्चिम बंगाल तक, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसान आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल अब शुरू हो चुका है और आपके लिए मुश्किलें और ज्यादा हो जाएंगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी नेतृत्व है वो इस देश की जनता को समर्पित है और इसकी खुशहाली के लिए समर्पित है, किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए समर्पित है। और लगातार जब से मोदी जी ने दिल्ली की कमान संभाली है और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कमान संभाली है, किसानों की बेहतरी के लिए निरंतर काम हुए हैं, सतत काम हुए हैं और इसको किसान भी जानते हैं। और आज देश की जनता बहुत जागरूक है। जो लोग भी राजनीतिक मोटिव से इस तरह की कार्य कर रहे होंगे वो वहीं उन्हीं तक सीमित रहेगा, देश की जनता के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। लेकिन यहां पर विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। हरिश्चंद्र सिंह से हमारा संपर्क टूट गया है। कीर्तिनिधि जी, मैं आपके पास आता हूं। लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव हमलावर हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता हमलावर हैं, आप कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें कि सरकार को आप घेर ना पा रहे हो। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उपकरण बन गया है क्या, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे और आप सरकार का विरोध तो आप लोग करेंगे, साथ ही आप सत्ता भी पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी किसान का इस्तेमाल नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी किसानों के न्यायोचित मांग के साथ खड़ी। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने आंदोलन के शुरुआत में कहा, जिस दिन टिकैत साहब के आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार इस हद तक पहुंचा दिया गया था कि रात को कोई भी घटना घट सकती थी, उस दिन भी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने राकेश टिकैत जी से बात किया और कहा तक समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी, आपके उचित मांगों के साथ खड़ी है। आलोक जी, क्या नहीं लगता कि किसानों की एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए? क्या नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि जहां जो मोदी साहब 2014 से पहले किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, वो आज किसानों को गिरवी रखने की बात कर रहे हैं। क्या किसान अपनी मांग जायज मांगों के साथ 100 दिन से ज्यादा हो गया आंदोलन कर रहे हैं? क्या सरकार को चेतना नहीं चाहिए? क्या सरकार को संजीवी के साथ उनकी बातों को सुनना नहीं चाहिए? किसान तो आज भी तैयार है। और जहां तक आंदोलन के असर का सवाल है, आप थोड़ा पीछे जाइए। जब देश के अंदर यूपीए की सरकार थी तो अन्ना हजारे का आंदोलन, जिस भ्रष्टाचार के मुहिम को लेकर के अन्ना हजारे का आंदोलन चला, क्या देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जिस काले धन को लाने के लिए रामदेव जी ने कहा था कि 100 दिन में काला धन आना चाहिए, क्या काला धन आ गया विदेशों से? नहीं आया। लेकिन आंदोलन का असर तो पड़ा और आंदोलन का असर ये पड़ा कि यूपीए सरकार की विदाई हो गई और भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब के नेतृत्व में सरकार बना ली। ठीक वही हालात है आज। किसान नेता बंगाल जाए, बिहार जाए, तमिलनाडु जाए, कहीं जाएंगे, वो सरकार के काले कानून को अपने किसानों के बीच में बताएंगे और किसान को फैसला करना है कि वो किसके साथ खड़ा होगा। और मैं पहले भी कहा, पंजाब में इसका एक नमूना दिखा है और वो बंगाल होकर उत्तर प्रदेश तक दिखेगा और धीरे धीरे पूरे देश में दिख रहा है टिकैत जी के आंदोलन। राकेश टिकैत जी का आंदोलन, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पहले क्या कहा जाता था? कृषि मंत्री भारत सरकार के क्या कहते थे? इसमें तो उत्तर प्रदेश का कोई किसान ही नहीं है, केवल एक प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान का किसान आंदोलन, हरियाणा का किसान आंदोलन, पंजाब का किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश का। जब देश की सरकार को यही नहीं दिख रहा है कि पूरे देश के किसान आंदोलित है, कुछ चंद लोग जो सरकार के पक्ष में हैं, कुछ संगठन जो सरकार के साथ खड़े हैं, वो पूरे देश के किसानों का तकदीर भविष्य तय कर रहे हैं, निबंधन तय कर रहे हैं किसान, सारे किसानों के साथ। ये गलतफहमी भारत की सरकार की टूटेगी और उसकी शुरुआत जो पंजाब से हुई वो बंगाल में भी दिखेगा और उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। चलिए ठीक है, आपको काफी सारी उम्मीदें हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम कुछ न कुछ आपके लिए पॉजिटिव लाने वाला है। संजय जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर देखिए सबकी है, समाजवादी पार्टी की भी नजर बनी हुई है, किसानों की भी नजर बनी हुई है, तमाम बड़े दलों की है और जो छोटे दल हैं उनकी भी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब वहां पर बातचीत होगी योजनाओं को लेकर, केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं थी जो कि पश्चिम बंगाल में ठीक से लागू की जा सकती थी, लेकिन ममता दीदी ने उनको लागू नहीं किया क्योंकि संघर्ष चल रहा था, गतिरोध चल रहा था दोनों सरकारों के बीच में। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तब आपके पास क्या उत्तर होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव
कि ये केवल भारतवर्ष पे नहीं, पूरे विश्व की नजर है। सारा विश्व ये देख रहा है कि एक महिला नेता को हराने के लिए पूरा का पूरा केंद्र सरकार, 18 राज्यों के मुख्यमंत्री के सारा तबका लगा हुआ है कि किस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री को कैसे हराया जाए। और इसी के वजह से आज हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही इस आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के पूरा विरोध चला है। और आप जैसे बता रहे हैं कि जो देश का ये जो देश का जो हेलो, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, हम तक बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, जो भी कानून लागू होता है, किसी भी चीज का कानून लागू होता है तो कम से कम राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों को लगा बैठा करके उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। और यही वजह है कि ममता दीदी को, अगर आप कहते हैं कि केंद्र सरकार की जो भी, हेलो, आवाज आपकी आ रही है, आप हेलो, अपनी बात रखिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है, आप तक अभी शायद ठीक से आवाज नहीं जा रही है। संजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से एक उपकरण के तौर पर मुझे लगता है अब किसान आंदोलन का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर में भी गया, मैंने भी वहां पर कवरेज की, किसानों से बातचीत की। जो संख्या पहले किसानों की गाजीपुर बॉर्डर में होती थी, आज वो नहीं है, क्योंकि जो उसका केंद्र था अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है। वो गाजीपुर बॉर्डर से अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए अब वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस राजनीति के चक्कर में किसान आंदोलन की जो दिशा थी और जो दशा थी वही बदल जाए? नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है कि किसानों ने अपने रणनीति में थोड़ा सा बदलाव लाया है। जो वो बैठ के लगातार आंदोलन कर रहे थे, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि लगातार कोई किसान अपने घर छोड़ करके या अपने फसलों को छोड़ करके लगातार बैठा नहीं रह सकता है। समय है, एक समय में पंजाब में फसलों की कटाई होती है, उत्तर प्रदेश में फसलों की कटाई होती है, तो जाना भी है, बीज बोना भी है और लड़ाई को भी लगातार जारी रखना है। तो अपने आंदोलन के अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली लाते हुए, चूंकि सरकार को घेरने की ही तो बात है, सरकार को अपनी बात मनाने की ही तो बात है, सरकार से संवाद स्थापित करने की बात है, तो सरकार पर किस तरह से एक प्रेशर पड़े, एक दबाव पड़े, ये दबाव की वजह से ही ये रणनीति में थोड़ा सा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो गाजीपुर बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर हो या तमाम जो जिन बॉर्डर की बात हो रही है, वहां पे ऐसा नहीं है कि किसान नहीं, अभी भी किसान है। यदि किसान नहीं होते या वो खाली हो चुका होता तो सरकार कब का वहां से तंबू उखाड़ के फेंक चुकी होती। तो तंबू लगा रहना या अभी भी वहां पे किसानों के बैठे रहने का मतलब ही है कि किसान वहां पे डटे हुए हैं। लेकिन रणनीति में बदलाव और सरकार को प्रेशर, और निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यदि वहां जाके वो चुनाव की बात करते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है या बीजेपी ने इस तरह से एक रणनीति बनाई है जो किसानों के लिए बेहतर नहीं है, कानून बनाया है, तो इसका लाभ मिलेगा अन्य पार्टियों को, निश्चित तौर पे मिलना ही है। तो राजनीतिक लाभ उठाने वाले तो लाभ उठाएंगे ही, राजनीतिक इसके मायने भी हैं। लेकिन मूल बात यह है कि क्या जिन राकेश टिकैत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या वो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल के बैठे हैं जो चुनाव में जिस तरह की बात चल रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि अभी के वक्त में जो नाजुक परिस्थिति है, राकेश टिकैत अभी किसी तरह से कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालने की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी के बाद में जो घटना हुई थी, 27-28 के बीच में सारे हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा लगा कि आज ये आंदोलन खत्म होने वाला है, शाम को उठा के ये फेंक दिए जाएंगे, सारे तंबू उखाड़ दिए जाएंगे। लेकिन लोगों ने जिस तरह से किसानों के प्रति एक सहानुभूति दिखाई या उनके आंसुओं की जो कीमत लगाई, उसे बहुत जल्दी राजनीतिक लाभ के रूप में वो परिणत नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मजबूती से सरकार से जिस चीज़ की लड़ाई हमारी है वो अपने मुकाम तक पहुंचे, उसके बाद की बात भविष्य में देखेंगे। संजीव जी, एक यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है, अब देखिए पत्रकार होने के नाते मुझे हर तरह से विश्लेषण इसका करना पड़ेगा जी। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या किसान आंदोलन को जानबूझकर इतना लंबा खींचा गया, क्योंकि पहले से ही मालूम था कि सियासी गणित किस तरफ मोड़े जा सकते हैं। लोगों को मालूम था कि तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, तो जानबूझकर एक ऐसा एंगल उसमें शामिल किया गया कि नहीं, तीनों के तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि मालूम था अगर इस मांग को बीच में हम फंसा देंगे तो इसका तो हल निकलेगा ही नहीं। तो क्या जानबूझकर किसान आंदोलन को इतना खींचा गया क्या कि बाद में उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो पाए? देखिए आलोक जी, इस मामले में सरकार भी थोड़ा सा अंदाजा लगाने में गच्चा खा गई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार को भी अंदाजा नहीं था। कमजोर विपक्ष का मतलब कमजोर किसान नहीं होता है। सरकार ने माना कि कमजोर यहाँ विपक्ष है, जैसे चाहेंगे वैसे कानून लाएंगे, बना देंगे, लेकिन किसानों ने अपने तय इस आंदोलन को आगे बढ़ा के एहसास करा दिया कि देश के किसान कमजोर नहीं है। दूसरी बात, वो लगातार किसानों के इस आंदोलन को एक तरह से डिस्क्रेडिट करने का जो प्रयास था उनका, वो लगातार अभी तक वो जारी रहा।
पहली बात उन्हें ये लगा, जिस तरह से 26 जनवरी का वो वाकया हुआ, किसानों के बीच में से एक ऐसा आदमी सिरफिरा चढ़ा और झंडा जिस तरह से झंडोत्तोलन किया, वो भी एक दाग लगा किसानों के आंदोलन पे। तब उससे पहले सारे लोग एक स्वर में आंख मूंद के किसानों के साथ थे। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो बट गए कि नहीं, ये देश के स्वाभिमान के ऊपर दाग लगाने वाले लोग हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में वो कहां से आदमी आया, कैसे उसको छूट दी गई। देश के लाल किला पर जहां केवल लाहौरी गेट बंद कर दिया जाता तो एक परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां ऊपर वो चढ़ जाता है और झंडोत्तोलन कर लेता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में चर्चा होती रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने सोचा कि जितना लंबा वक्त तक ये किसान आंदोलन चलेगा, ये अपने आप खानों खानों में बट जाएंगे। टूटे भी, तोड़ने का प्रयास भी किया गया, कुछ लोग निकले भी यहां से, लेकिन जो लोग बचे हुए थे वो लोग मजबूती के साथ अपने जगह पे बचे हुए थे और अभी भी बचे हुए हैं। और वो लोग इस आंदोलन के धार को कभी कुंद होना नहीं देखना चाहते। वो लगातार उनकी कोशिश है। फंडिंग, निश्चित तौर पे जो खबरें आ रही हैं, फंडिंग जो उनकी हो रही थी, जितने पैसे मिल रहे थे वो कम हुआ। तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि खालिस्तानियों का इनको सपोर्ट मिल रहा है। कुछ अंदरूनी बातें भी, PFI का कनेक्शन जोड़ने का प्रयास किया गया। तो ये सब चीज किया गया और सरकार के जहन में थी कि इसको जितना लंबा खींचे जाएगा, ये अपने आप इनकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और ये टूट जाएंगे। लेकिन एक आंसू, जो जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं, वो एक आंसू ने मजबूती ऐसे किसानों के आंदोलन को ला दी कि जो आंदोलन टूटता और बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, मजबूती से पुनः खड़ा हो गया। और ये मैं समझता हूं कि सरकार अभी भी खुले मन से वो कहती तो है कि बातचीत हम करेंगे, जैसे कि अभी 1.5 साल के लिए वो चाहती है या बोलती है कि नहीं, इस किसान के कानून जो है उसको होल्ड कर दिया जाए। किसानों के जहन में ये बात है कि 1.5 साल तक ये यदि कह रहे हैं तो 1.5 साल में कितने राज्यों के चुनाव ये निकालना चाहते हैं। किसानों को इतनी समझ है कि वो चाहते हैं कि ये खुलेआम बोले ही इस बात को। मुझे पता है कि 10 से ज्यादा राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन चुनावी राज्यों में किसी तरह का कोई गफलत पैदा हो और उससे हमारी राजनीतिक नुकसान हो। तो वो चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए इसे टाल दिया जाए। किसान ये बात समझ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि नहीं, जब आप टालने की बात कर रहे हैं तो वापस लेने की बात क्यों ना कर रहे हैं आप। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, जिस तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में महापंचायतों को भी अब संबोधित करने लगे, क्या लगता है पश्चिम बंगाल भी जाएंगे क्या अखिलेश यादव? क्योंकि वहां पर अगर किसी भी तरह से बीजेपी को चुनौती मिलती है तो वो उत्तर प्रदेश में भी उसी चीज को आजमाया जा सकता है। तो क्या समाजवादी पार्टी का भी अब फोकस पश्चिम बंगाल होने वाला है क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल में भी समाजवादी पार्टी का संगठन है और इस पर बहुत जल्द हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी फैसला लेने वाले हैं। जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दिया था, मुझे पूरी उम्मीद है उसी तर्ज पर बंगाल में ममता जी को हम लोग समर्थन करेंगे। और हर दशा में एक ऐसी सरकार, हठधर्मी सरकार जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, किसानों के साथ धोखा कर रही है, ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी को शिकस्त देने के लिए बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी जी को हम लोग समर्थन देंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में भी हराने का काम। संजय जी, सुना आपने कि आपके लिए एक समर्थन और आ रहा है, बाहरी राज्य से आ रहा है और बहुत बड़ा संगठन आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी। जब इसका समर्थन आपको मिलेगा, राकेश टिकैत का आपको समर्थन मिलेगा, तो आपके लिए राह आसान होगी। संजय जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? संजय जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। तो जिस तरह से संजीव जी आपने सुना कि समाजवादी पार्टी ने भी अभी बिल्कुल साफ तौर पे, इनके प्रवक्ता ने हमसे कहा कि हम भी एक रणनीति बना रहे हैं और हम ममता बनर्जी को समर्थन देंगे और इसके लिए जो इनके हाईकमान है वो बहुत जल्दी फैसला लेने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, यही तो आज हमारे पूरे जो हमारा विमर्श है उसका केंद्र यही है कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में वहां पर केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों का विरोध करने की एक रणनीति बनाई गई है क्या, कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ खुल के सामने भी नहीं आएगा और बीजेपी को वहां से हम बाहर भी कर पाएंगे? देखिए आलोक जी, ये बात तय है कि लाभ किस पार्टी को मिले, भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहेगी, यह बात तय है। कांग्रेस इसका लाभ उठा के ले जाएगी, टीएमसी को मिले या फिर वाम दलों को मिले, ये एक अलग विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि राकेश टिकैत जाते हैं और
जबरदस्त तरीके से यदि वो कैंपेनिंग करते हैं और किसानों को जिस तरह से किसानों का एक बड़ा धड़ा उनके साथ जुड़ा हुआ है या दिखाई दे रहा है एक मास्क के रूप में, वो यदि वहां जाते हैं और अपने आंदोलन को तेज करते हैं, निश्चित रूप से क्षति भारतीय जनता पार्टी को होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी अब इसे कैसे लेती है इस रणनीति को, सिवाय ये कहने के उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये आगे के लिए भविष्य के लिए अपना एक राजनीतिक मंच या करियर अपना बनाना चाहते हैं, वो कहेंगे। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा यदि किसी पार्टी को हानि होने जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हानि होगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए और यदि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि ज्यादा दिनों तक ये आंदोलन खींचेगा, स्वतः ये लोग टूट जाएंगे, मुझे लगता है तब तक भारतीय जनता पार्टी का काफी नुकसान हो चुका होगा। हरीश जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी एक अलग दावा किया कि हम भी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, राकेश टिकैत भी बोल रहे हैं कि हम भी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं और जाकर हम वहां पर विरोध करेंगे, तो आपको क्या लगता है जो समीकरण अभी आपके पक्ष में कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, अब वो समीकरण गड़बड़ा सकता है क्या? हरीश जी, हरीश जी तक अभी हमारी आवाज नहीं जा रही है। तो संजीव जी, जिस तरह से एक और प्रश्न है, प्रश्न यही है कि जो समीकरण पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वही उपकरण आजमाया था जो उपकरण ममता बनर्जी ने आज से दशक पहले अपनाया था कि जो कम्युनिस्ट दल के नेता थे, तमाम कद्दावर नेता थे, वो सीधा प्रहार उन पर करती थी तमाम योजनाओं को लेकर। वही काम बीजेपी ने अब की बार ममता बनर्जी के साथ किया कि तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर, तमाम ऐसी नीतियों को लेकर ममता बनर्जी पर सीधा प्रहार किया और इसके चलते ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी। लेकिन अब जब किसान आंदोलन का जो तमाम किसान नेता हैं किसान आंदोलन के, उनका समर्थन मिलेगा, समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलेगा, असदुद्दीन ओवैसी भी जा रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिल सकता है, तो जो समीकरण बीजेपी के पक्ष में था अब वो गड़बड़ाने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2-4 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनका वो आखिरी वक्त में इस्तेमाल करती है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक विकास की बात करती है, लेकिन इलेक्शन के वक्त में आप देखेंगे तो फिर वो राम मंदिर, 370, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, इस तरह के राष्ट्रवाद से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उस पर वो आ जाती है। और ये आजमाया हुआ एक नुस्खा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुफीद भी होता है, उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आते हैं। हमने देखा है, आपने देखा बिहार में जिस तरह से इलेक्शन के वक्त अचानक एक जत्था 300 आतंकवादियों का जत्था बिहार में घुसने का प्रयास किया है। बंगाल में इलेक्शन के वक्त वो बंगाल की बात करेंगे। मूल बात यह है कि क्या ममता बनर्जी पहले से कमजोर है या कमजोर थी? भारतीय जनता पार्टी यदि इस तरह से आक्रामक होकर के राजनीति कर रही है, उसका कितना प्रभाव रहेगा और कितना वो डैमेज कर पाएगी ममता बनर्जी को। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी अपने रणनीति को तैयार करने में काफी मजबूती से अपना फूक फूक के कदम बढ़ा रही है। जिन लोगों को ममता बनर्जी के पाले से खींच करके दुशासनों को, जो वो बार बार कहती हैं कि हमारे दूसरे पार्टियों के दुशासनों के भरोसे यदि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हमारे पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, वो इस गफलत में ना रहे, वो बार बार कहती है। और वो ये भी कहने का प्रयास करती है कि जो लोग टीएमसी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं उसके ऊपर वो स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि ये हमारे पार्टी से वो भगोड़े लोग हैं या भागे हुए लोग हैं जिनको यहाँ जगह नहीं मिलने वाली थी या इनके ऊपर कोई दाग था, अब वो जाके वहाँ पे पवित्र हो जाएंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में रखेगी। ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी असहज करने वाली स्थिति होगी कि जिनके ऊपर पहले आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे वो आज आप ही के पाले में हैं और आपके पार्टी में हैं, तो इससे उनका जनाधार बढ़ना नहीं है, खिसकना है। लेकिन मैंने कहा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े तुर्क के पत्ते जैसे स्टार प्रचारक लोग जाते हैं दूसरे प्रदेशों से, योगी आदित्यनाथ जाएंगे, वो क्या बात करेंगे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो जाएंगे तो राम मंदिर की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, जैसा उन्होंने अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर जाके कहा कि यहाँ ईद पे गौ तस्करी होती है या उसको भी काटे जाते हैं। तो ये तमाम तरह की ध्रुवीकरण की बातें जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक ध्रुवीकरण के आधार पर बढ़त मिलती है, वो कोशिश उनकी जारी रहेगी। देखना यह है कि क्या बंगाल की जनता इस ध्रुवीकरण के आधार पर वोटिंग करती है या वाकई उनसे जुड़े हुए सरोकारी जो मुद्दे हैं, जो शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, बेकारी बेरोजगारी की बात है, उन मुद्दों पे वो बात करना चाहते हैं या वाकई आखिरी वक्त में वो इस ध्रुवीकरण के आधार पर अपने वोट को इस्तेमाल करेंगे, अपना ठप्पा लगाएंगे। ये भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक यहाँ पर प्रश्न ये भी है संजीव जी कि जिस तरह से तमाम योजनाओं की जब बात होती है, क्योंकि केंद्र की सरकार का ये बड़ा आरोप है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार पर कि हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि अगर वो राज्य सरकार में अपनाई गई होती तो राज्य की तस्वीर कुछ अलग होती। लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के चलते और केंद्र सरकार का विरोध करने के चलते तमाम योजनाओं को लागू होने ही नहीं दिया।
साथ ही सीबीआई का मुद्दा हो गया कि सीबीआई को जिस तरह से उन्होंने, जो उनकी सामान्य सहमत का एक मुद्दा था कि सीबीआई जाती जांच करती, उस सामान्य सहमत को उन्होंने वापस ले लिया। दूसरे राज्यों की पुलिस को भी तमाम अधिकार वहां पर नहीं दिए गए। ये मुद्दों के आधार पर भी बीजेपी राज्य की सरकार का विरोध कर रही है। इसमें टीएमसी किस तरह से ऊपर आ सकती है या इन चीजों का जवाब कैसे दे पाएगी? देखिए, टीएमसी के ऊपर आरोप लगाना स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी से पीछे नहीं रहेगी और लगाती रहेगी। लेकिन यह भी तो सही है कि हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली में ही यदि उनके स्वास्थ्य कार्ड की बात कर ली जाए, कहाँ अरविंद केजरीवाल ने लागू किया, फिर भी अरविंद केजरीवाल को लोगों ने प्यार दिया और वोट दिया उन लोगों ने। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यदि बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है तो टीएमसी के जिन नीतियों के बारे में वो बातचीत कर रही है, टीएमसी अपनी बात को कैसे मजबूती के साथ रख पाती है। टीएमसी का कनेक्शन, चूंकि वो कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो एक क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल के छत्रप जो होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं। वो उनका किला इतना कमजोर नहीं होता है कि आसानी से आप दरका देंगे। वो उनकी पैठ जो होती है वो एक स्टेट में सीमित है, उनकी पैठ बहुत मजबूत होती है, गहरी होती है। हमने देखा है कि जिस तरह से चाहे वो एनआरसी की बात हो, सीएए की बात हो, जिस तरह से ममता बनर्जी ने विश्वास में रखा है वहाँ के वोटरों को, या फिर आप यदि आज के आंकड़े देख लें, जिस तरह से उन्होंने टिकटों के बंटवारे में जो संतुलन बनाए रखा है, जिस तरह से वो बहुत कुछ कहता है, वो टिकटों के बंटवारे का संतुलन, महिलाओं को 50 से ज़्यादा सीट देना, 42 से ज़्यादा मुस्लिमों को सीट देना, युवाओं को सीट देना, SC ST अलग अलग विभिन्न खानों में बांट करके जिस तरह से उन्होंने बंटवारा किया, ये अपने आप में चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है और ममता बनर्जी की राह भी इस बार आसान नहीं है। बहुत मुश्किल होगा ममता बनर्जी को पुनः वापसी करने के लिए। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि चुनाव के ऐन वक्त में नजदीक आते आते बहुत सारे ऐसे तुरुप के पत्ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चलती है, लगातार पिछले कुछ महीनों से सक्रिय हो चुकी है, वो आगे का दृश्य आने वाले दिनों में दिखाई देगा। यहाँ पर एक जो सबसे जरूरी बात है कि बीजेपी के ऊपर ही ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा आरोप लगता है। एक आंकड़ा है मेरे पास कि साल 2012 में तृणमूल ने मस्जिदों के इमामों को हर महीने 2500 रुपए और मुअज्जिमों को 1500 रुपए के मासिक भत्ता देने का ऐलान किया था, जिसका खूब वहां पर विरोध हुआ। जब ममता बनर्जी इस बात को समझ गई कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम संतुष्टिकरण से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने वहां पर एक और नया प्रावधान दिया। उन्होंने प्रावधान दिया कि राज्य के 8000 से अधिक ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ते और मुफ्त आवास की घोषणा की जाती है। क्या ध्रुवीकरण का आरोप फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर ही लगाना ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी की भी रणनीति तो कुछ इससे ही मिलती जुलती है? देखिए आलोक जी, जब ईमानदारी से आप विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि 30 साल से ज़्यादा वाम दलों के किले को यदि ममता बनर्जी ने ध्वस्त किया था, लोगों ने इनको यदि सत्ता में काबिज कराया तो बड़े उम्मीद के साथ ममता बनर्जी को सत्ता में काबिज कराया था। उन्हें उम्मीद थी कि बंगाल की जनता की तकदीरें बदलेंगी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने और आपने देखा है कि जिस तरह से तुष्टीकरण की, जिसके बारे में आपका इशारा है, जो आंकड़े अभी आप बता रहे थे, निश्चित रूप से ममता बनर्जी भी तुष्टीकरण के आरोप से अपने आप को मुक्त नहीं होने देना चाहेगी, या ये उसके संदेह के घेरे में हमेशा रहेगी। उन पे भी ये आरोप लगाए जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जिस तुष्टीकरण की आप बात कर रही हैं वो उनके लिए वोटों के तौर पे मजबूती है और उसी मजबूती को वो चाहती हैं कि आगे भी भविष्य में बनाए रखें। चूंकि बंगाल की यदि बात करें तो बंगाल में कई ऐसे सीट है, तकरीबन 70 से 100 के आसपास में सीट है जहां मुस्लिम मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। 30% यदि मुस्लिम मतदाता है तो वो तय करते हैं वहां हार और जीत की बात, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये इन मतदाताओं को, जो जिसके बारे में खुलेआम यदि मैं कहूँ मुस्लिम मतदाता हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी क्या अपने पाले में योगी जी के नीतियों के आधार पर या उनके भाषणों के आधार पर अपने पाले में ला पाएगी, यह संदेह के घेरे में है। क्योंकि जब ये जाएंगे वहां निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान की बात होगी। इनके तरफ यदि एक बड़ा वर्ग, जाहिर सी बात है कि इनके तरफ आएगा, तो एक वर्ग जो जिसके आधार पे वो सत्ता में काबिज है वो ऑलरेडी पहले से ही उनके पास है। जो बाहरी है, संभव है कि उनके ऊपर एक असर हो, जो बाहरी और भीतरी की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां उठा रही है, इसका असर हो, और हो सकता है कि जो बाहरी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास झुकाव रखता हो। लेकिन अल्पसंख्यकों का एक बड़ा धड़ा अभी भी टीएमसी के पाले में है। और असदुद्दीन ओवैसी की यदि बात कर लें तो बिहार की राजनीति, इनकी एंट्री बहुत ज्यादा वहां बिहार की राजनीति और बंगाल की राजनीति में बहुत ज्यादा अंतर है। बंगाल के लोग इस बात को खूब समझते हैं कि ओवैसी को वोट देना मतलब अपने वोट को एक तरह से किसी ऐसे जगह पे दे देना जिसका कोई अहमियत नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं है। उन्होंने देखा है कि बिहार में यदि वही वोट विपक्षी पार्टी को मिली होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं होती। तो जितने वोट ओवैसी को मिला उसका इस्तेमाल
कहाँ हुआ, कैसे हुआ और इससे सबसे बड़ा फायदा और नफा नुकसान किसको हुआ। तो लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ओवैसी को यदि वोट देते हैं तो गाहे बगाहे ये फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वोट ज़्यादा मुफीद होता है और इसका लाभ वो उठा के ले जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस मात्रा में वहाँ के लोग ओवैसी को वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम मुद्दे थे जिन पर आपने विश्लेषण किया। सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर यही है कि देखिए, पश्चिम बंगाल के तमाम किसानों की सहभागिता किसान आंदोलन में उतनी खुलकर अभी तक नहीं आई। किसान आंदोलन, और हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं। तो संजय जी, आप तक पहले हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी। जिस तरह से विश्लेषण यहाँ पर किया गया, तो आपको क्या लगता है, जैसे ही किसान आंदोलन की बात हो गई, बांग्ला भाषी की बात हो गई, वहां पर पुजारियों को भी आपने अब भत्ता दिया है। हालांकि पहले मस्जिद के इमामों को भी आपने भत्ता दिया था जिसका विरोध हुआ, तो ब्राह्मण पुजारियों को भी आपने भत्ता प्रदान किया। तमाम ऐसी चीजें आपके पक्ष में हैं जिस पर बीजेपी शायद ही आपको पीछे कर पाए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के तर्कस में भी तमाम ऐसे तीर हैं कि वो ममता बनर्जी पर लगातार उन तीरों का इस्तेमाल करेगी, आपको क्या लगता है, बीजेपी पर आप एक बड़ी बढ़त हासिल कर पाएंगे या चूक जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी का ये हमेशा से एक रूटीन रहा है कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से किसी भी सरकार के खिलाफ विरोध करना और उस सरकार को, वहाँ पर उनकी सरकार बने या ना बने, वो तोड़ फोड़ करके भी सरकार बना लेती है। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे ये अपनी सहयोगी पार्टी तक को खा गई। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश है, राजस्थान में कोशिश किया गया, कर्नाटक में हो गया। और ये इनका ये तरीका है, ये पुराना तरीका है, ये कंटिन्यू इस बार में करते रहते हैं। आज एक महिला मुख्यमंत्री, मैं फिर बता रहा हूँ, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है और एक तरीके से जिन्होंने 10 साल से शासन किया हुआ है और हमेशा सुशासन के रूप में शासन कर रखा है। दूसरी चीज है कि 2014 का चुनाव महिला जीत चुकी है लोकसभा के लिए, 2016 का उन्होंने चुनाव जीता है, 2019 का चुनाव जीता है और ये चुनाव भी 2021 का चुनाव भी ममता दीदी जरूर जीतेंगी। ये तय बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे उतर करके काम किया हुआ है और जनता का दिल जीता हुआ है। और हमेशा किसी भी चीज में जब भी सरकार चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया जाता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2014 में भी जब भ्रष्टाचार के इल्जाम के ऊपर ही ये देश पे ये सरकार बनकर के आई थी। 2014 से लेकर के, चाहे वो गांधी परिवार को लेकर के हो, वाड्रा परिवार को लेकर के हो, भ्रष्टाचार के चुनाव, क्या आज तक किसी एक भी इंसान को जेल के अंदर किया गया? किसी को नहीं किया गया। 2019 में ये कहा गया था कि हमने जेल के दरवाजे में हमने पहुंचा दिया है, अब इसके बाद हमको चुनाव जिता दिया, उनको अंदर कर देंगे। अब 2024 में ये बात कहेगी कि हमने ताला खरीद लिया है, हमको जिता दिया, हम ताला लगा देंगे। ये एक तय रणनीति है सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए। हमारे यहाँ पे बंगाल में मुद्दों को भटकाया नहीं जा सकता है। हमारे बंगाल समाज जो है वो पढ़ा लिखा और समझदार है, वो देख सब कुछ रहा है, समझ सब कुछ रहा है, किस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है ये भी वो समझ रहा है। और उसके बाद क्या होगा उसको अच्छी तरीके से पता है। 2 मई के बाद निश्चित रूप से केंद्र सरकार की आंखें खुलेगी। जब इन 5 राज्यों का चुनाव परिणाम क्लियर होगा उस समय वो किसानों के साथ बात करेगी। अभी ये बात नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं बात करेंगे, लेकिन 2 मई के बाद इनको बात करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी इनको बात करना। तो आपको क्या लगता है कि यहां पर जब राकेश टिकैत आएंगे तो आप उनको सहयोग करने वाले हैं कि आप उनका इस्तेमाल करने वाले हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे बंगाल में हर आदमी का सहयोग हम करना चाहते हैं जो हमारे साथ में हमारे बंगाली समाज, हमारे बंगाल के लिए अच्छा सोच रहा है। हम किसी का विरोध नहीं करते। हमारी सरकार ने हमेशा जो है सबके लिए काम किया है। ये प्रश्न मैंने क्यों पूछा? ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब तक तो राकेश टिकैत का उतना खुला समर्थन पश्चिम बंगाल के किसानों ने नहीं किया, लेकिन अब चुनाव है, अब राकेश टिकैत आ रहे हैं तो अब वो हर किसी को पसंद भी आ रहे हैं कि जहां जहां पर चुनाव है राकेश टिकैत आएंगे, कुछ ना कुछ हमको उनसे लाभ हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा, आप उनका सहयोग करने वाले हैं कि आप उनका इस्तेमाल करने वाले हैं? नहीं, लाभ और हानि के बारे में बात ही नहीं। अगर राकेश टिकैत जी कानून के बारे में किसानों को समझाएंगे, किसान समझदार है, वेस्ट बंगाल का किसान समझदार है, वो अच्छी तरीके से इस बात को समझेगा कि राकेश टिकैत जी आखिर उस बात को कहना क्या चाहते हैं। हमारा कोई इस्तेमाल करने का कोई वो नहीं है, हम किसी को इस्तेमाल नहीं करते, हम सपोर्ट लेते हैं लेकिन हम किसी का इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल करने का हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। राकेश टिकैत जी आए, मोस्ट वेलकम है, पूरे भारत वर्ष में घूमे, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि उनको अपनी बात करने का पूरा अधिकार है। हर इंसान इस देश में जितना है उन सबको इस देश का अधिकार है कि अपनी बात को सबको बताएं।
ठीक है, आप ये सभी बात मेहमानों अलग का है, बहुत-बहुत कौन शुक्रिया। किस बात को समझेगा, कौन किस बात को नहीं समझेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी बात रखी और ये पूरा का पूरा आंदोलन कितना राजनीतिक हो जा रहा है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यात्रा शुरू हुई थी दिल्ली की सीमाओं से, इसकी तपिश महसूस की गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अब धीरे धीरे इस आंदोलन की दस्तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी सुनाई दे रही है। इंतजार कीजिए, वोट जनता के बताएंगे कि आखिर जनता को पसंद कौन आया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।